नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष श्री विपिन वानखेड़े जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी हमारे स्टूडियो में। विपिन वानखेड़े भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं और चुने हुए अध्यक्ष। हमेशा विवादों में रहते हैं। इतने विवादों में आपका नाम क्यों आ जाता है विपिन जी? अभी आया कि आपने कहीं ब्लैकमेलिंग किया, आपका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, बड़ा हंगामा मचा, तो ये क्या है? देखिए, आरोप भी उसी पर लगते हैं जो जमीन पर काम करता है। तो मेरा कहना यही है कि क्योंकि मैं जमीन पर काम करता हूं और पिछले कई सालों से करता आ रहा हूं, इसीलिए मुझ पर आरोप लगते हैं। और आरोप लगते हैं उसका मुझे कोई खेद भी नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान काम है, बशर्ते उसे साबित करना उतना ही मुश्किल। तो आरोप लगाने वाले लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आरोप लगाएं तो उसे साबित भी जरूर करें। ये क्या मामला था जिसमें बड़ा विवाद हुआ? कहा गया कि आपने भुगतान की बात कही, ये क्या है मामला? कुछ समय पहले एग्रीकल्चर कॉलेज में एक रैगिंग का केस हुआ था। उसमें कई सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की रैगिंग ली थी। जिन छात्रों की रैगिंग ली थी वो गांव के बहुत ही गरीब परिवार के छात्र थे और उन्हें बहुत ज्यादा मारा गया था। तो जब उन्हें मारा गया तो उसके बाद जो छात्र थे जिनकी रैगिंग ली गई, वो छात्र कुछ दिनों तक एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे। तो जिन छात्रों ने रैगिंग ली थी वो छात्र मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज आप हमारी इसमें मदद कीजिए कि ताकि हमारा भविष्य खराब नहीं हो। उनके इस निवेदन पर मैंने उनसे बात करी और कहा उन्हें कि आप अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ रास्ता निकल पाए या आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने जिन छात्रों की रैगिंग ली है, आप उन छात्रों का हॉस्पिटल के बिल का भुगतान करें, उनसे माफी मांगे। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि इसमें कुछ रास्ता निकल पाए। तो क्योंकि मैं छात्र नेता हूं, तो मुझे लगता है कि यही मेरा काम है जो मैंने किया। छात्र नेता रहने के लिए छात्र होना जरूरी है, तो आप भी रेगुलर छात्र हैं कहीं? जी हाँ, मैं बिल्कुल रेगुलर छात्र हूँ। मैं इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से LLB कर रहा हूँ और वहाँ का रेगुलर छात्र हूँ। NSY में कितने साल तक के लोग मेंबर बन सकते हैं? NSY में एज लिमिट है, 27 साल तक की एज लिमिट है। जो भी जिसे भी NSY का सदस्य बनना है उसके लिए कंपलसरी है कि उसकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो किसी कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। NSY की बड़ी खबरें आ रही है, एक तो रेनेसा कॉलेज के खिलाफ आंदोलन जी, फिर एक है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन। तो ये क्या विवाद है? इतने हमेशा NSY विवादों में रहता है। देखिए, NSY का काम है कि छात्र हित का ध्यान रखें। जहां भी छात्रों को समस्या होगी वहां पर NSY जाएगी और छात्र हित में काम करेगी। रेनेसा कॉलेज और ओरिएंटल विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या थी, हम छात्रों के लिए गए हैं और छात्रों की लड़ाई लड़ी है। क्या क्या अनियमितता यहाँ देखने को मिली आपको? कई प्रकार की अनियमितता हैं। कहीं छात्रों को किसी फर्जी कोर्स में एडमिशन दे दिया जाता है, कहीं बिना AICTE अप्रूवल के ही टेक्निकल कोर्सेज में छात्रों को एडमिशन दे दिया जाता है, कहीं कॉलेज के छात्रों को चाकू मार दिए जाते हैं, कहीं उन पर फायर कर दिया जाता है। और ऐसी कई प्रकार की समस्या हैं जिनके लिए NSY कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जाती है और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ती है। यानी पावर ब्रेकफास्ट और पावर योगा की तरह पावर BBA और पावर BCom ऑनर्स डिग्रियां भी बांटने लगी इंदौर में? जी हाँ, ये रेनेसा कॉलेज का मामला था। रेनेसा कॉलेज में पावर BBA और पावर BCom ऑनर्स नाम से कुछ कोर्स संचालित किए जा रहे थे। उसी का NSY ने विरोध किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वो कोर्सेस उस कॉलेज में बंद करवाए गए। शुक्र है कि पावर BBA कहा, वियाग्रा BBA भी लिख सकते थे नाम में। फिर विश्वविद्यालय ने रोक दिया उनको? जी हाँ, विश्वविद्यालय ने उस पर कार्रवाई की और विश्वविद्यालय ने कॉलेज को एक लेटर लिखा जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर आपने इस कोर्स को बंद नहीं किया तो आपकी कॉलेज की संबद्धता समाप्त की जा सकती है। एक जमाने में लंबे समय तक इंदौर में छात्र नेता वे रहे जिनके पीछे दादाओं की, पहलवानों की बड़ी फौज रहती थी। आपके पीछे भी बड़ी फौज है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि NSY अब पूरी तरीके से राहुल गांधी जी खुद देखते हैं। राहुल गांधी जी खुद NSY के प्रभारी हैं और उन्होंने ही NSY में इलेक्शन सिस्टम चालू किया और कई सारे ऐसे नियम बनाए कि जिसे भी NSY में काम करना है, जिसे भी NSY का सदस्य बनना है, उसे कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट होना जरूरी है, उसकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से अब ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। अब NSY के जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वे सभी कॉलेज के नियमित छात्र हैं। मध्य प्रदेश NSY के अध्यक्ष के नाते आपको जयपुर में
चिंतन शिविर में जाने का मौका मिला, जी। कैसे अनुभव रहे आपके? चिंतन शिविर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे बुलाया गया था। मैं मानता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और एक बहुत बड़ा अवसर था जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है, राहुल जी ने मुझे दिया है। हमें वहां पर बुलाया गया 3 दिन के लिए और 3 दिन में देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, आज की तारीख में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करना है, ऐसे मुद्दे टॉपिक के रूप में हमें दिए गए और उस पर हमने चिंतन किया और उसी चिंतन के आधार पर जयपुर डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने निकाला, जिसमें मेरी और मेरे साथ के कई साथियों की सोच थी। क्या सोच रही है आपकी, क्या बातें की आपने वहां? हमें मुद्दा दिया गया था इमर्जिंग पॉलिटिकल चैलेंजेस, जिसमें हमें बताना था कि अभी देश के लिए राजनीतिक चुनौतियां क्या क्या है, कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौतियां क्या क्या है। उस पर हमने डिस्कशन किया, उसी पर चिंतन किया और उसमें हमने जो हमारी राय थी वो राय हमने कांग्रेस पार्टी को दी और कांग्रेस पार्टी अब उस पर आगे काम करने वाली है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक विद्यार्थी विंग ऑलरेडी है जी। विद्यार्थी एबीवीपी विद्यार्थी परिषद। तो मध्य प्रदेश में आपको काम करने में कोई दिक्कत आती? नहीं, मुझे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे ऐसा लगता है या कभी महसूस हुआ कि विद्यार्थी परिषद की इस प्रदेश में स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मध्य प्रदेश में स्थिति मजबूत होती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस साल वर्ष 2012 में छात्र संघ चुनाव संपन्न करवाती, क्योंकि उनकी ही सरकार है और उनकी ही सरकार होने के बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही सरकार से मांग करी कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाएं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग पर ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सरकार को भी अपने मन में कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमजोर है और अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हार जाएगी तो उससे बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के लिए एक नेगेटिव माहौल बनेगा। इसीलिए वर्ष 2012 में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए। आप तो चुनाव चाहते थे, आपने क्या आंदोलन किए चुनाव करवाने के लिए? जी, हमने चरणबद्ध आंदोलन किए थे छात्र संघ चुनाव संपन्न करवाने के लिए। हम राज्यपाल जी के पास भी गए थे, हमने मुख्यमंत्री के पुतले भी जलाए हैं, हम शिक्षा मंत्री के पास भी गए और ऐसे हमने कई आंदोलन किए, किंतु मध्य प्रदेश सरकार हमें टालती रही और अंत में उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए। आप 2 साल जिला अध्यक्ष भी रहे एनएसयूआई के, अब प्रदेश के अध्यक्ष, तो कैसे आपने ये सफर तय किया? मैं एक आम परिवार का हूँ, आम परिवार से बिलोंग करता हूँ और क्योंकि मैं राहुल गांधी जी के सिस्टम में काम करता हूँ और राहुल गांधी जी को इसलिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा। राहुल गांधी जी ने ही भारत में एनएसयूआई में इलेक्शन सिस्टम चालू किया और उसी इलेक्शन सिस्टम की वजह से मैं पहले एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, उसके बाद मैं आज एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनकर खड़ा हूं और मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष भी निर्वाचित होकर आया, क्योंकि एनएसयूआई में इंटरनल इलेक्शन सिस्टम है और उस इंटरनल इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से ही मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना। दूसरे संगठनों में इस तरह के चुनाव नहीं होते हैं क्या? नहीं, दूसरे संगठन में इस प्रकार के चुनाव नहीं होते। आपको काफी सारे दौरे करने पड़ते हैं मध्य प्रदेश के, पूरे प्रदेश में, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सतना, भोपाल, उज्जैन, वहां क्या हाल है एनएसयूआई का और एबीवीपी का? मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल है। पूरे मध्य प्रदेश में मैं काफी जगह लगभग पूरा मध्य प्रदेश ही घुमा हुआ हूं और सभी जगह की स्थिति यह है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद के कंपैरिजन में बहुत मजबूत है और विद्यार्थी परिषद के कंपैरिजन में छात्र हित में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एनएसयूआई को कांग्रेस की नर्सरी कहा जा सकता है कि यहाँ से जो नेता आगे आते हैं वे कांग्रेस में बड़ी जगह पा लेते हैं। जी। तो कितने नेता मध्य प्रदेश से निकले हैं ऐसे एनएसयूआई के? मध्य प्रदेश से भी कई नेता निकले हैं और मध्य प्रदेश से क्या पूरे भारत से एनएसयूआई से कई सारे नेता निकले हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि ये कांग्रेस की नर्सरी है और ये समय है जिसमें एक छात्र नेता सीखता है, राजनीति समझता है और समझने के बाद अगर वो काबिल है, उसमें काबिलियत है तो कांग्रेस पार्टी उसे आगे भी मौका देती है। क्या यहाँ भी आरक्षण है क्या? जी हाँ, अभी राहुल गांधी जी ने कहा है, अभी चिंतन शिविर के दौरान ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में 30% आरक्षण दिया जाएगा युवाओं को। और
एनएसयूआई में छात्राओं के लिए आरक्षण है कुछ? जी हाँ, एनएसयूआई में 20% आरक्षण छात्राओं के लिए भी है। ऐसा क्यों, कम नहीं है 20%? नहीं, 20% क्योंकि छात्राओं के लिए है, उसके अलावा आरक्षण SC ST के लिए भी आरक्षण है, और क्योंकि SC ST का आरक्षण और छात्राओं का आरक्षण मिलाकर लगभग 35% हो जाता है, इसलिए अभी 20% है। आने वाले समय में इससे और बढ़ाने की संभावना है। आपके खिलाफ काफी सारे मामले हैं, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है आपको, किन किन मामलों में उलझे पड़े हैं आप? मैं बताना चाहूंगा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था उसके बाद इंदौर कोर्ट में और जबलपुर कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी मेरे निर्वाचन को लेकर, और उसमें कोर्ट पिटीशन इस बात को लेकर लगाई गई थी कि मेरा जो निर्वाचन हुआ है वो निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है। तो मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो जबलपुर कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी वो खारिज हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इंदौर कोर्ट की वो पिटीशन भी खारिज हो जाएगी। मतलब आप एनएसयूआई के, आपके खिलाफ याचिका लगाने वाले भी एनएसयूआई के ही होंगे? इतने झगड़े चलते हैं आपके संगठन में? नहीं, झगड़े वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे संगठन में डेमोक्रेसी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो वो कोर्ट में जा सकता है? नहीं, कोर्ट में तो नहीं जा सकता, मगर जिन लोगों ने पिटीशन लगाई थी वो छात्र थे और एनएसयूआई के सदस्य थे, और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली में तो एनएसयूआई में दूसरों के चुनाव में बड़ा ग्लैमर देखने को मिलता है, सारे मीडिया, टीवी के कैमरे, फोटोग्राफरों की भीड़ लगी रहती है। अपने यहाँ ऐसा ग्लैमर नहीं है? दिल्ली में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की सरकार को कभी इस चीज से आपत्ति भी नहीं है, और ना ही उनका कभी मकसद रहा छात्रों का अधिकार छीनने का। मगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा सरकार पहले तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने को तैयार नहीं थी, तब तक तो फिर भी ठीक था, मगर अब तो भाजपा सरकार चुनाव करवाने को ही तैयार नहीं है। तो अगर चुनाव होंगे तो उसमें ग्लैमर होगा, अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर ग्लैमर कैसे होगा? एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ता जेल में हैं, जिन्होंने अर्चना कार्यालय पर, संघ के कार्यालय पर हमला किया था जी। आप उनके साथ खड़े हुए हैं या पीछे हट गए? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये कि उन कार्यकर्ताओं की और उन पदाधिकारियों की जमानत हो चुकी है, और मैं उनके साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से खड़ा हूं। अगर उन्हें मेरे लायक कभी भी कुछ भी जरूरत लगेगी तो मैं आगे भी उनके साथ खड़ा मिलूंगा। तो उनमें और आरएसएस वालों में क्या अंतर रहा? आरएसएस के लोगों ने भी कांग्रेस के नेताओं पर हमला किया, आपने उनके कार्यालय में जाके तोड़फोड़ की। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आरएसएस ने जो हमला किया था वो कांग्रेसियों के घर पर हमला किया था, कांग्रेसियों के परिवार पर, उनके बीवी बच्चों पर हमला किया था। मगर एनएसयूआई ने जो हमला किया था वो हमला किसी के घर परिवार या बीवी बच्चों पर हमला नहीं था, ना ही किसी के घर पर था। वो हमला कार्यालय पर था और सिर्फ एक सांकेतिक हमला था। तो ऐसा क्यों होता कि दीपक जोशी और रवि वर्मा के यहाँ दीपक जोशी और रवि वर्मा के घर पे जो हमले हुए वहां तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया? आपके कार्यकर्ता, यही बात है जिस पर जनता को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार से आरएसएस की गुंडागर्दी शहर में और इस प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और कितना दबाव है पुलिस प्रशासन पर कि खुलेआम वो किसी के घर पर जाते हैं, उनके घर परिवार पर और बीवी बच्चों पर हमला करते हैं, और पुलिस ना तो उन पर प्रकरण दर्ज करती है ना ही उन्हें गिरफ्तार करती है। जबकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता किसी के कार्यालय पर हमला करते हैं तो हाथों हाथ नाकाबंदी कर उन्हें पकड़ा जाता है, और हाथों हाथ पुलिस उनके घर जाती है और घर से गिरफ्तार करके लाती है। गुंडागर्दी का जवाब तो गुंडागर्दी नहीं हुआ, रात को गए, पत्थर फेंके दफ्तर पे और भाग गए गाड़ी में, ये कौन सी बहादुरी हुई? देखिए, गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी ना होता है, ना हम गुंडागर्दी के रूप में जवाब देना चाहते हैं। मगर अगर हमारे घर परिवार पर और बीवी बच्चों पर हमला होगा तो हम क्या करेंगे? हमें अपने आप को डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। हमने जो किया वो मजबूरी थी एक प्रकार से, क्योंकि पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, एसपी, आईजी, कलेक्टर कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, तो हम कैसे हमारी बात रखें? इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं था। क्या आपके कितने पदाधिकारी जो युवक कांग्रेस के कब्जे में हैं? जी नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एनएसयूआई एक अलग संगठन है, यूथ कांग्रेस एक अलग संगठन है। एनएसयूआई की वर्किंग अलग है, यूथ कांग्रेस की वर्किंग अलग है। यूथ कांग्रेस यूथ में के लिए काम करती है और एनएसयूआई छात्रों के लिए काम करती है। और आप कभी देखेंगे भी नहीं कि एनएसयूआई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ मुद्दों को उठाए या उसके अलावा छात्रों से हटकर किसी मुद्दे पर काम करे। एनएसयूआई सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए काम करती है
और एनएसयूआई कॉलेज और विश्वविद्यालय में ही काम करते हुए दिखेगी आपको हमेशा। पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के नेताओं के लिए दरी फट्टा बिछाने का काम भी करते थे, उनके लिए भूमिका बनाते थे, नेताजी की आने के पहले मंच संभालते थे। आजकल सड़कों पर नजर नहीं आते एनएसयूआई कार्यकर्ता। एनएसयूआई के लिए राहुल जी का बिल्कुल स्पष्ट स्टेटमेंट है कि आप लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़कर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी कांग्रेस के नेता के लिए दरी बिछानी है या किसी कांग्रेस के नेता के लिए मन संभालना है, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग काम कीजिए, छात्र हित में काम कीजिए और अच्छा काम कीजिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आगे राहुल गांधी खुद आपके लिए बैठा है। कौन कौन सी समस्याएं छात्रों को यहाँ मुख्य तौर पर होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप हो चुका है। मध्य प्रदेश के एक नहीं बल्कि सभी विश्वविद्यालयों में 2 साल के कोर्स 3-3.5 साल में होते हैं और 3 साल के कोर्स 4.5-5 साल में होते हैं। और क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इंदौर की, मैं बताना चाहूंगा इंदौर विश्वविद्यालय जिस समय पर बहुत नाम था, एक समय ऐसा था जिस समय इंदौर विश्वविद्यालय का बहुत नाम था, मगर अब वो समय नहीं रहा। अब इंदौर विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। आप अगर इंदौर विश्वविद्यालय में जाएंगे और अगर आप प्रयास करेंगे कि एक डिग्री अगर आपको बनवानी है, तो मैं आपको दावा करता हूं कि इंदौर विश्वविद्यालय आपको 2 साल में एक डिग्री भी बनाकर नहीं दे पाएगा। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर के विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। यानी अगर आपने पढ़ाई कर ली, परीक्षा पास कर ली, तो डिग्री यानी प्रमाण पत्र देने में 2 साल लगा देगा। जी हाँ, और 2 साल में भी कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल में आपकी डिग्री बनकर मिल जाएगी। आप कभी भी अगर विश्वविद्यालय जाएंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो पिछले 10 साल से चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ एक डिग्री प्राप्त करने के लिए, मगर 10 सालों में उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है। आप कैसे इन समस्याओं से जूझते हैं? हम सबसे पहले तो हमने एक हमारा अलग सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पर उपलब्ध रहते हैं हमेशा। अगर इस प्रकार के कोई भी छात्र उन्हें मिलते हैं जिनकी कुछ समस्या हो, तो हमारे कार्यकर्ता उनके लिए काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं। और इसके अलावा हमने कई सारे ऐसे आंदोलन किए हैं और ऐसी कई सारी एनएसयूआई की उपलब्धियां हैं जिससे दिन प्रतिदिन हम छात्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने के लगभग में विश्वविद्यालय की स्थिति कोशिश करके हम पूरी सुधार देंगे। विपिन जी, चलते चलते एक सवाल जी। 15 तारीख को बसंत पंचमी के दिन धार में भूतशाला में बड़ा आंदोलन हो रहा है जी। क्या एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां जाकर विवाद को रोकने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे? देखिए, छात्र हित के साथ राष्ट्र हित भी हमारा काम है। अगर इस प्रकार की सिर्फ धार में ही नहीं, अगर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति बनेगी और अगर हमें जरूरत महसूस होगी कि एनएसयूआई को जाना चाहिए, तो एनएसयूआई वहां पर बिल्कुल जाएगी और काम करेगी। विपिन वानखेड़े जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।